Auzubillahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My dear students, in the earlier lecture we have discussed the frictional force, and one of the type of the frictional force is static frictional force. Today our topic is kinetic frictional force. Before introducing you this new topic, let me recapitulate your previous topic, and then we will proceed on this new topic. In the earlier topic, I have explained you what static frictional means. It is simply the frictional force which is exerted by a surface on a body which is in static position, which says rest. कहने का मतलब है कि static frictional force वो फोर्स होती है जो एक बॉडी को तब एक्सर्ट होता है जब बॉडी मोशन में नहीं होती है. इस तरीके से ज्यादा एक्सप्लेन हो सकता है. मान लीजिए ये बॉडी एक है, मैंने इस बॉडी पे एक्सर्ट फोर्स किया, तो मेरे फोर्स एक्सर्ट करने से इसमें मोशन आनी चाहिए, लेकिन जैसे ही मैं इसमें एक्सर्ट करता हूं उसी वक्त इस बॉडी में मोशन नहीं आती है, क्योंकि इसको अपोजिशन में टेंजेंशियली और अपोजिंग फोर्स एक्सर्ट होता है जिसको हम फ्रिक्शन कहते हैं. मैं फोर्स एक्सर्ट करता हूं बॉडी पे, लेकिन बॉडी अपनी जगह से मूव नहीं करती है. क्यों? क्योंकि इसके अपोजिशन में अपोजिंग फोर्स है एक, इसको कहते हैं फ्रिक्शनल फोर्स, जो इसको आगे चलने नहीं देती है. उसको हम उस वक्त कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स. और जब मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शनल होता है उसको हम कहते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स. वो तब होता है जब मैं इस बॉडी को और जोर से धक्का दूंगा तो एक मैक्सिमम वैल्यू होता है इस स्टैटिक फ्रिक्शन का. वही मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शनल को हम लिमिटिंग फ्रिक्शनल कहते हैं. अगर मैं अब इस लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स से ज्यादा फोर्स एक्सर्ट करूंगा तो ये बॉडी जो है ये मोशन में आ जाएगी. तो उस वक्त भी ये सरफेस जो है इस बॉडी को अपोजिंग फोर्स एक्सर्ट करते हैं जिसको हम फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं. उस वक्त उस फ्रिक्शनल फोर्स को हम काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं. दैट मीन्स जब एक बॉडी मोशन में होती है उस वक्त जो अपोजिंग सरफेस जो होती है अपोजिंग फोर्स एक्सर्ट करती है उसको हम कहते हैं काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स. दैट मीन्स इट्स अ टाइप ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स दैट अपोजेस द रिलेटिव मोशन ऑफ ए बॉडी, जो एक रिलेटिव मोशन के अपोजिट में एक्सर्ट होता है, टेंजेंशियली इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एक्सर्ट होता है, उसको हम कहते हैं काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स. ये काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स जो है किन फैक्टरों पे डिपेंड करती है, किन चीजों से इस पे असर पड़ता है और किन चीजों से नहीं असर पड़ता है, चलो हम वही डिस्कस करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल हमको पता है कि ये वो फ्रिक्शन होती है जब एक बॉडी जो है उसके अपोजिट में अरोज होती है ड्यू टू इट्स मोशन. जब बॉडी मोशन में होती है तो अपोजिट में एक फोर्स एक्सर्ट होता है उसके, जिसको हम फ्रिक्शन कहते हैं. आप लोगों ने तो ये देखा होगा जब बॉल एक ग्राउंड पे चलती होती है तो एक वक्त आता है कि वो खुद ही रुक जाती है. एक्चुअली होता क्या है, उस बॉडी को एक कोई फोर्स अपोज करता है, उसी फोर्स को हम फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं. तो उस वक्त जब बॉडी मोशन में होती है वो फ्रिक्शनल फोर्स उस वक्त भी एक्सर्ट होता है उस बॉडी पे, उस फ्रिक्शनल फोर्स को हम काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं. अब ये किस पे डिपेंड करता है, हमको पता है कि बॉडी जो है मोशन में है तो वेलोसिटी होगी कुछ, तो उस बॉडी की कुछ वेलोसिटी होगी. ये फ्रिक्शनल फोर्स जो है इट डज नॉट डिपेंड ऑन दिस वेलोसिटी, ऑन द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी. ये उस पे नहीं डिपेंड करती है. ये किस पे डिपेंड करती है, खाली कंटैक्ट, सरफेस ऑफ कंटैक्ट पे डिपेंड करती है, और वेलोसिटी पे इससे कोई असर नहीं होता है. ये इट इज नॉट अफेक्टेड बाय द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी. तो कहने का मतलब है कि वेलोसिटी से इस पे कोई असर नहीं होता है. दूसरी बात, दैट इज नेचर ऑफ सरफेस. नेचर ऑफ सरफेस, दिस काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ सरफेस. अगर सरफेस जो है रफ है तो काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा होगा, अगर स्मूथ है तो काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स कम होगा. नेचर सी बात है, तो दैट मीन्स इट डिपेंड्स ऑन द सरफेस. तीसरी बात, काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स रिमेन्स कांस्टेंट. यहां पे कंडीशन है,
काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स कांस्टेंट रहता है। कब? जब सरफेस चेंज नहीं होती है। हमको पता है ये बॉडी ए जो है सरफेस बी पे स्लाइड करती है या सरफेस बी पे चलती है, तो उस वक्त जो काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स होगी दैट विल बी कांस्टेंट। अगर हम सरफेस चेंज करेंगे इट विल चेंज, अदरवाइज इट डज नॉट चेंज, इट रिमेन्स कांस्टेंट। काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो कांस्टेंट रहता है। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट इज काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स is directly proportional to the normal reaction। काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नॉर्मल रिएक्शन के। या ऐसे कह सकता हूं काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू म्यू के आर, दैट इज here I used mu k and represented equation signs of equation that's equal to equality sign से हमें represent किया, मैंने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को चेंज किया इक्वलिटी साइन से, तो यहाँ पे मैंने यूज किया म्यू के। दिस म्यू के इज द कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। दिस म्यू के इज द कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। और यहाँ पे मैं इसका इस कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन का वैल्यू निकाल सकता हूं, दैट इज एफ के बाई आर इज इक्वल टू म्यू के। This is the value of the coefficient of kinetic friction. That is this coefficient of kinetic friction is equal to the ratio of the kinetic friction to the normal reaction. इस तरीके से हम ये ऐसे निकाल सकते हैं। फिर से रिपीट करूंगा, मैंने कहा कि इस काइनेटिक फ्रिक्शन पे कोई वेलोसिटी से असर नहीं पड़ता है। दूसरा, ये नेचर ऑफ सरफेस पे डिपेंड करता है। सरफेस रफ होगी, ज्यादा फ्रिक्शन होगी, स्मूथ होगी, कम फ्रिक्शन होगी काइनेटिक फ्रिक्शन। और काइनेटिक फ्रिक्शन जो है वो कांस्टेंट रहती है किसी दो सरफेस के दरमियान। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्टर जो मैंने बताया कि काइनेटिक फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन। जहां पे मैंने ये आपको डेरिवेशन की, दैट इज एफ के इज इक्वल टू म्यू के आर, दैट्स आर इज द नॉर्मल रिएक्शन, और म्यू के इज इक्वल टू एफ के बाय आर, म्यू के दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ द काइनेटिक फ्रिक्शन। एक छोटी सी यहां पे आपको इस पे एक न्यूमेरिकल दिखाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक बॉडी है जिसका मैस है 10 kg और इस बॉडी पे फोर्स जो है इस डायरेक्शन में 10 न्यूटन एग्जर्ट हो रहे हैं, तो हमें बताना है व्हाट इज द नॉर्मल रिएक्शन। व्हाट इज द यहां ऐसे कह सकते हैं, यहां दूसरे तरीके से ऐसे क्वेश्चन होगा, नॉर्मल रिएक्शन आसान है। व्हाट इज द काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स, तो यहां पे काइनेटिक फ्रिक्शनल, तो हमें फाइंड करना होगा काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स ऑन द बॉडी। सिंपल है क्वेश्चन, मैंने आप लोगों को अभी बताया। तो यहां पे 10 kg का मैस है, मोशन में है, इस पे 10 न्यूटन फोर्स एक्सर्ट करते हैं, और हमें बताना है कि काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स कितना है। इसको 10 kg का मैस है, दैट मीन्स नीचे जो है फोर्स जो होगा दैट विल बी इक्वल टू 10g, दैट्स mg विच इज इक्वल टू 10 kg, दैट्स 10g। तो इसका नॉर्मल रिएक्शन होगा, नॉर्मल रिएक्शन दैट विल बी इक्वल, बॉडी जो सरफेस पे चल रही है दैट विल बी इक्वल टू से 10 kg, क्योंकि अपोजिशन में नॉर्मल रिएक्शन है 10g। अब यहां पे न्यू के का वैल्यू आप मान लीजिए से इट इज इक्वल टू 0.2, तो हमें निकालना है एफ के, दैट इज काइनेटिक फ्रिक्शन। तो सॉल्व करेंगे, वो हमको पता है कि दैट इज काइनेटिक फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू के आर, और इज द नॉर्मल रिएक्शन। That implies Fk is equal to mu k, that is 0.2 into normal reaction, which is equal to 10g, or Fk is equal to 2.0 into this g value is 9.8 meter per second square, which implies Fk is equal to 19.8, that is 19.8। तो इस तरीके से हम काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स निकाल सकते हैं। हमने नॉर्मल रिएक्शन भी निकाली, हमने काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स भी निकाली।
तो ऐसी न्यूमेरिकल इससे कॉम्प्लिकेटेड भी होंगे, टाइम नहीं है उतना कि मैं आपको इससे ज्यादा न्यूमेरिकल्स यहाँ पे दिखा सकूं। होप कि आप घर में वो सारी न्यूमेरिकल जो है वो ट्राई करेंगे। उसके बाद अब देखेंगे टाइप्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन के कितने टाइप्स होते हैं। काइनेटिक फ्रिक्शन का पहला है स्लाइडिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन, इसमें बॉडी मोशन में है लेकिन दूसरे बॉडी पे स्लाइड कर रही है। ये वो फ्रिक्शनल फोर्स होता है वहां पे स्लाइडिंग फ्रिक्शन में जो रिलेटिव मोशन ऑफ बॉडी को अपोज करता है। कब? जब एक बॉडी दूसरे बॉडी पे स्लाइड करती है। मान लीजिए एक ऐसी बॉडी है और दूसरी बॉडी जो है इस बॉडी पे स्लाइड कर रहे हैं इन दिस डायरेक्शन, तो ये बॉडी अपोजिशन डायरेक्शन में इसको फोर्स एक्सर्ट करेगी। तो उस वक्त हम इस टाइप ऑफ फोर्स को स्लाइडिंग फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं। इज अ टाइप ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन एंड वन बॉडी इज इन मोशन एंड इट स्लाइड्स ऑन द अनदर बॉडी, देन देयर इज अ फ्रिक्शनल फोर्स नोन एज स्लाइडिंग फ्रिक्शनल फोर्स। तो इसको हम स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहते हैं। सेम कंडीशन यही फॉलो करते हैं जो काइनेटिक फ्रिक्शन में करती है। इट डज नॉट डिपेंड ऑन द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। वेलोसिटी ऑफ बॉडी से कोई लेना देना है, इसको कोई असर नहीं पड़ता है। दूसरी बात जो है वो इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द सरफेस। ये डिपेंड करता है नेचर सरफेस की कि नेचर क्या है, रफ है स्मूथ है। रफ है तो ज्यादा फ्रिक्शन होगा, तो स्मूथ है कम फ्रिक्शनल फोर्स होगा। तीसरा जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो कांस्टेंट रहेगा, वो चेंज नहीं होगा किसी दो सरफेसों के दरमियान। तो चौथा जो है वो सिंपली यही है कि फ्रिक्शनल फोर्स जो होता है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन। सिंपली वही है। और इसके अलावा और एक टाइप है इसका जिसका हम कहते हैं रोलिंग फ्रिक्शन। इसमें भी एक बॉडी जो है मोशन में होती है, लेकिन फर्क इतना है यहाँ पे स्लाइड नहीं करती है। इस एक बॉडी में यहाँ पे छोटे से वो व्हील्स लगे हुए होंगे तो ये रोल करती हुई चलेगी। हम कार की एग्जांपल ले सकते हैं। कार में जो व्हील्स लगे हुए होते हैं वो रोड पे चलती है, दैट मीन्स वहां पे रोलिंग फ्रिक्शन होती है। या आप लोगों ने अपने घर में बहुत सारे ऐसी चीजें होंगी जिनको नीचे से व्हील्स लगे हुए होते हैं। उन व्हीलों की वजह से होता क्या है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन तो ज्यादा होती है, इन व्हीलों की वजह से फ्रिक्शन कम होती है। इजीली जो बॉडी है एक दूसरे से दूसरी जगह हम पुल कर सकते हैं या पुश कर सकते हैं। दैट मीन्स रोलिंग फ्रिक्शन जो है वो कम होती है स्लाइडिंग फ्रिक्शन से। तो इन व्हील्स की वजह से जो है वो बॉडी एक जो है दूसरी जगह से जाने में आसानी होती है। फर्क इतना ही है, फ्रिक्शन वहां पे भी होती है, फ्रिक्शन व्हीलों पे भी होते हैं, लेकिन जितनी स्लाइडिंग फ्रिक्शन में होती है उतनी रोलिंग फ्रिक्शन में नहीं होती है, वहां पे कम होती है। आप लोगों ने बहुत सारी ऐसी चीजें देखी होगी, उसको हम कहते हैं रोलिंग फ्रिक्शन। दैट मीन्स रोलिंग फ्रिक्शन सिंपली वो फ्रिक्शन होती है जब एक बॉडी जो है दूसरी बॉडी पे चलती है, क्योंकि दूसरे इस बॉडी पे जो व्हील्स लगे हुए हैं, इट विल रोल ऑन द अनदर बॉडी, इट विल रोल ऑन अनदर बॉडी, इट विल नॉट स्लाइड ऑन अनदर बॉडी। दैट इज उस वक्त जो फ्रिक्शन है उसको हम रोलिंग फ्रिक्शन कहते हैं। अब हमने ये देखा कि फ्रिक्शन जो है बहुत सारी हमारे नेचर में हर एक जगह देखने को मिलती है। इसके बहुत सारे फायदे हैं, इस फ्रिक्शन के बहुत सारे फायदे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको यहाँ पे बताऊंगा। हम जमीन पे चलते हैं, अगर फ्रिक्शन नहीं होती तो हम एक दूसरे से दूसरी जगह नहीं चल पाते। इट इज ओनली पॉसिबल व्हेन देयर इज फ्रिक्शन। इस फ्रिक्शन की वजह से हम एक दूसरे से एक जगह से दूसरी जगह जा पाते हैं। होता क्या है, हमारे पाँव जो है जमीन के साथ नीचे फोर्स एक्सर्ट करते हैं, इन रिटर्न जो है ग्राउंड वापस फोर्स एक्सर्ट करते हैं। और फ्रिक्शन जो है, फ्रिक्शन की वजह से जो है ये फ्रिक्शन अपोजिशन डायरेक्शन में होती है, हमारी फॉरवर्ड डायरेक्शन में तो टेंजेंशियली ये हमारे पाँव को ऊपर की ओर फोर्स रिएक्शन फोर्स होता है, तो उसकी वजह से हम आगे चल पाते हैं। इसी फ्रिक्शन की वजह से हम दौड़ पाते हैं, इसी फ्रिक्शन की वजह से हमारी गाड़ियां चलती हैं, इसी फ्रिक्शन की वजह से हमारी बड़ी बड़ी ट्रेनें चलती हैं। दैट मीन्स दिस फ्रिक्शन इज यूजफुल इन अवर डे टू डे लाइफ, बट इट्स ऑल्सो हार्मफुल।
it can also damage our machines. तो इसके हार्मफुल इफेक्ट्स भी हैं. फॉर एग्जाम्पल, हार्मफुल इफेक्ट्स में आपको अपनी मशीन्स के पार्ट्स बता सकता हूं कि हमारे मशीन्स में जो पार्ट्स लगे हुए होते हैं वो रोल करते हैं, वो एक दूसरे के साथ टकराते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्ट करते हैं एक दूसरे पे, जिसकी वजह से वहां पे हीट जनरेट होती है, तो हमारे एप्लीकेंट्स डैमेज हो सकते हैं. और वहां पे एक बॉडी जो है दूसरी बॉडी के साथ टकरा के, या एक पार्ट जो दूसरे पार्ट के साथ कंटिन्यूअसली मोशन में होके वो घिस जाते हैं, तो वहां पे जो फ्रिक्शन से हमें प्रॉब्लम होती है, डैमेज होता है. तो अब फ्रिक्शन जो है इसको रिड्यूस करनी चाहिए. उस रिड्यूस के लिए, अब इस फ्रिक्शन को कम करने के लिए हमारे पास बहुत सारी टेक्निक्स हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, हाउ टू रिड्यूस दिस फ्रिक्शनल फोर्स. इसके लिए पहली है वी यूज लुब्रिकेंट्स. हम लुब्रिकेंट्स यूज कर सकते हैं. लुब्रिकेंट्स फॉर एग्जाम्पल ऑयल है, ग्रीस है, दीज आर द इंपॉर्टेंट लुब्रिकेंट्स. वो लुब्रिकेंट्स हम वहां पे यूज कर सकते हैं. इन इक्विपमेंट्स में आप लोगों के घर में बाइसिकल्स होंगे, आप लोगों के घर में गाड़ियां होंगी, तो आप लोगों ने वहां उनके व्हील में वो ग्रीसिंग देखी होगी. आप लोग के आपके पेरेंट्स जो हैं उनको ग्रीसिंग करते रहते हैं, या मैकेनिक जो है उन पार्ट्स को ग्रीसिंग करते रहते हैं, जिसकी वजह से वहां पे फ्रिक्शन कम होती है. जब फ्रिक्शन कम होगी तो डिस्ट्रक्शन इन पार्ट्स का कम होता है. तो लुब्रिकेंट्स की वजह से हम इस फ्रिक्शनल फोर्स को रिड्यूस करते हैं. सेकंड चीज जो है वो यूज बॉल बेरिंग्स. हम बॉल बेरिंग्स का यूज करते हैं. अगर हमारी गाड़ी जो है, आप लोगों ने देखा होगा वहां पे बॉल बेरिंग्स लगी हुई होती हैं. अगर वहां पे बॉल बेरिंग्स नहीं होती तो डायरेक्टली जो है पार्ट उसमें डायरेक्ट रखा हुआ होता, तो वो कंटिन्यूअसली उस एक्सल के साथ फ्रिक्शन करता रहता है, जिसकी वजह से वो एक्सल जो वो घिस जाता. दैट मीन्स वो डैमेज हो जाता. वहां पे हम बॉल बेरिंग्स यूज करते हैं. बॉल बेरिंग्स की वजह से फ्रिक्शन कम होती है, स्मूथली चलता है वो, इसलिए हम बॉल बेरिंग्स यूज करते हैं फॉर रिडक्शन इन द फ्रिक्शन. तीसरी है स्ट्रीम लाइनिंग. आप लोगों ने देखा होगा फास्ट मूविंग ट्रेन्स, एरोप्लेन्स, हेलीकॉप्टर्स, तो उनकी शेप जो फ्रंट पोर्शन में इस तरह कून जैसी होती है, इसी को हम स्ट्रीम लाइनिंग कहते हैं. एक्चुअली इससे होता क्या है, हमको पता है कि दे पास थ्रू एयर, हमारे सराउंडिंग्स में एयर है, तो एयर की वजह से फ्रिक्शन एक्सर्ट होता है, फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्ट होता है इस पे, इसके रिलेटिव मोशन पे. तो अगर इसको हम इस तरीके से डिजाइन करते हैं रेक्टेंगुलर शेप में, तो सरफेस एरिया ज्यादा होता, तो फ्रिक्शन ज्यादा होती, इसकी मोशन कम हो जाती. तो इसके लिए हम इसको स्ट्रीम लाइन करते हैं, जिसकी वजह से जो है फ्रिक्शन कम होती है, तो हवा के बीच में से आसानी से ये गुजर सकता है और इसकी रिलेटिव मोशन पे कम असर पड़ता है, और जो फ्रिक्शन है, फ्रिक्शनल फोर्स कम एक्सर्ट होता है. इसको हम स्ट्रीम लाइन कहते हैं. आप लोगों ने अपने इर्द गिर्द जो परिंदे देखे होंगे, इनको नेचर ने स्ट्रीम लाइन किया है. दैट मीन्स उनको इस हवा से उनकी फ्लाइट में, इनके मोशन में असर नहीं पड़ता है. दैट मीन्स स्ट्रीम लाइन इज इंपॉर्टेंट थिंग फॉर रिड्यूसिंग द फ्रिक्शन. This is all about our topic. Inshallah, in the next day, we will discuss new topic. Till then, stay home, stay safe.